अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने अगर कितने स्टैंडर्ड किए थे उसको पहले 10 मिनट में रिवाइज कर लेते, फिर आगे बढ़ते एक एक करके। सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था मालूम है? तो अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में हम लोग ने पहले कवर किया था कल 34, उसके बाद किया था 1, उसके बाद वी स्टार्टेड विद 7। अच्छा, 7 आधा अधूरा है, बट उसके पहले वी विल रिवाइज दीज 2 थिंग्स फटाफट 10 मिनट के अंदर। आप बोलते जाना तो आपका बिल्कुल रिविजन हो जाएगा। अच्छा, व्हेन आई से इंडेक्स 34 इट वाज अबाउट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इंटरिम छोड़ो, पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दो तरह का होता है, एक होता है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एक होता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एनुअल मतलब होता है 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए, एंड इट इज समथिंग विच इज फॉर लेस देन 1 फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, When I say, अच्छा देर आर एक्सेप्शंस, जैसे कि अगर इनकॉर्पोरेशन होता है इन बिटवीन और आप ईयर एंड पे करते हो, या तो आपने स्टार्टिंग से शुरू किया लेकिन बीच में लिक्विडेशन हो गया, तो इसको क्या माना जाएगा? आपका एनुअल ही माना जाएगा। अच्छा, एनुअल को अगर प्रेजेंट करना है तो हमेशा प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा? आपका कंप्लीट प्रेजेंटेशन रहेगा। बट अगर आप इंटरिम करोगे तो आपके पास चॉइस है, आइदर यू कैन गो फॉर कंप्लीट प्रेजेंटेशन और यू कैन गो फॉर कंडेंस प्रेजेंटेशन। अच्छा, नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? यहाँ पे हर एक का 100% डिटेल दिया जाएगा पहले वाले में, यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल नोट्स वगैरह सारा। यहाँ पे पूरा 100% डिटेलिंग देने की जरूरत नहीं है। आई कैन से हेडिंग, सब हेडिंग एंड सम एक्सप्लेनेटरी नोट्स करके, जो एकदम इश्यूज है, मेन वाले इश्यूज करके, जो मटेरियल चीज है। अच्छा, तो यहाँ पे ये भी चीज होगा कि कंडेंस में अपने को प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन जब आप कंडेंस में मतलब हेडिंग और सब हेडिंग दोगे तो उसमें रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट कैसे होगा करके। तो अगर हम रिकॉग्निशन और मेजरमेंट की बात करते तो इसमें भी 2 प्रिंसिपल्स है, एक आपका डिस्क्रिशनरी व्यू और आपका होता है एक इंटीग्रल व्यू करके। डिस्क्रिशनरी व्यू मतलब एक क्वार्टर को क्या मानने का? एक फाइनेंशियल ईयर मानने का, उसके हिसाब से करने का। एंड व्हेन आई से इंटीग्रल व्यू मतलब एक फाइनेंशियल ईयर का पार्ट मानने का, एक क्वार्टर को अलग नहीं मानने का। इट मींस यहां पे ऐसे अकाउंटिंग करो जैसे 1 साल के लिए अकाउंटिंग करते हो। इट मींस 3 महीने का अगर क्वार्टर है तो फिर 3 महीने का ही खर्चा रिकॉर्ड करने का, जैसे 1 साल के लिए करते हो ऐसा सारा चीज। अच्छा, नाउ व्हेन आई से कि अगर आप बात करते हो इंटीग्रल व्यू तो उसके अंदर एक ही एक्सपेंस आता है, कौन सा? इनकम टैक्स आता है करके। अब इनकम टैक्स का कैलकुलेशन बोलो तो उसके अंदर टोटल 4 स्टेप्स इन्वॉल्व है आपके। कौन से? तो सबसे पहले क्या निकालने का? एनुअल इनकम निकालने का, कि भाई 1 साल का इनकम कितना, लेट अस से 1000 रुपीज। उसके बाद ये 4 क्वार्टर का टोटल मिला के आया है। अच्छा, देन व्हेन आई से एनुअल टैक्स कितना, तो स्लैब रेट वगैरह अप्लाई करने का, यू विल गेट 1 टैक्स रेट। सपोज आपका टैक्स आता है टोटल 200, ऐसा नहीं कि सीधा 1000 पे 200 आया, वो स्लैब वगैरह करके आ गया 200 का टैक्स। तो उससे सबसे वेटेड एवरेज टैक्स रेट कितना आ गया है आपका? तो 200 का टैक्स ऑन 1000 का इनकम इनटू 100, सो दैट कम्स टू 20%। देन हर क्वार्टर में वो 20% अप्लाई करने का करके। अच्छा, तो इट वाज ऑल अबाउट योर इंटीग्रल फाइनेंशियल रिपोर्ट, सॉरी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसके अंदर एक चीज ध्यान देना है खाली आपको, ऐसा है कि अगर मान लो टैक्स रेट 2 है तो 2 अलग कैलकुलेशन हो जाते हैं, कैपिटल गेन वाला वैसा वो एक अलग से ही चलता है। वेटेड एवरेज खाली जो नॉर्मल इनकम का है उसका निकलेगा। क्लियर विद दिस? अच्छा, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए थे करके। अब अगर हम बात करते दूसरे स्टैंडर्ड की जो हमने स्टार्ट किया था, विच वाज स्टैंडर्ड नंबर 1, दैट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हेन आई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसमें क्या क्या आता है? तो बैलेंस शीट आता है, आपका पीएनएल का स्टेटमेंट आता है, उसमें ओसीआई अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है, उसके बाद आपका नोट्स टू अकाउंट्स आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 7 में पढ़ा है हम लोग ने। अच्छा, ये सब चीज का अगर प्रेजेंटेशन करना है तो उसमें जब बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन करते हो तो एक नॉन करंट और करंट का क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये प्रेजेंट करते टाइम बैलेंस शीट। तो ये प्रेजेंट करते टाइम ऐसा है कि करंट नॉन करंट कैसे डिसाइड करने का, तो बोला गया है या तो पहले एक 12 मंथ का पीरियड देखो या तो दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल देखो, दोनों में से जो भी हायर रहेगा उसको डिसाइडिंग फैक्टर मानने का, और उस पीरियड के अंदर कुछ भी हो रहा है तो करंट, उसके बियॉन्ड जा रहा है तो नॉन करंट करके। देन देयर वर सम स्पेशल केसेस लोन को लेके। अगर मैं लोन की बात करता हूं, या तो लोन लेस देन 12 मंथ्स हो, ग्रेटर देन 12 मंथ्स हो सकता है, या तो लेस देन 12 मंथ। अच्छा, और मोटा मोटी अगर ऊपर से बात करें, अगर लोन 12 महीने से ज्यादा वाला है तो मतलब ये कौन सा हो जाता है? नॉन करंट। और अगर लेस देन 12 मंथ है तो करंट हो जाता है, करंट लाइबिलिटी, और ये नॉन करंट लाइबिलिटी करके। अच्छा, लेकिन कभी कभी नॉन करंट करंट में भी आ सकता है और करंट नॉन करंट में भी जा सकता है, तो देखते वो कब हो सकता है। मान लो कोई लाइबिलिटी है वो नॉन करंट है, लेकिन मान लो इफ देयर इज अ मटेरियल ब्रीच, आपने कुछ तो कंडीशन ब्रीच किया, जैसे डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉलो नहीं किया, याद आता है, तो उस केस में दैट लाइबिलिटी बिकम्स पेएबल ऑन डिमांड, तो उस केस में वो क्या बन सकता है? करंट। इफ देयर इज व्हाट? ब्रीच ऑफ कंडीशन। लेकिन ब्रीच होने के बाद आगे और एक देखने का, ग्रेस पीरियड दिया है क्या या फिर वेव ऑफ किया है क्या। मान लो ग्रेस पीरियड दिया है, और ये मैं कब की बात कर रहा हूं? ब्रीच होने के बाद की। ब्रीच होने से पहले ही ग्रेस पीरियड दिया मतलब ब्रीच ही नहीं है,
तो डायग्राम में ही नहीं आता। अच्छा, व्हेन आई से कि ब्रीच हो गया है और आपको ब्रीच होने के बाद आपने ग्रेस पीरियड मांगा और वो ग्रेस पीरियड जो है इट इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, तो फिर वो बैंक आपके पास 12 महीने तक नहीं आने वाला, इसलिए वो नॉन करंट ही रहेगा। लेकिन ग्रेस पीरियड है वो लेस देन 12 मंथ से फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, तो वो करंट आएगा लेस देन 12 मंथ से। तो अच्छा, व्हेन आई से वेवर का मतलब होता है कि आपने गलती की और बैंक ने माफ कर दी। तो इस केस में ऐसा है कि 31 मार्च है और आपने गलती की थी और गलती यहाँ पे की है कब, 31 मार्च के पहले, और गलती को माफ भी 31 मार्च के पहले ही कर दिया, तो गलती है ही नहीं, गलती भी हो गई और वो माफ भी हो गई। 31 मार्च को कोई ब्रीच नहीं है। सो दैट इज, उस केस में मैं क्या बोल दूंगा, अगर यहां पे अगर माफी मिल गई तो इट इज नॉन करंट, तो वो नॉन करंट बन जाएगा 31 मार्च को। मान लो आपने गलती की थी पहले और उसकी माफी आपको है ना बीओडी के रिपोर्ट साइन करने से पहले मिल गई, तो नॉन करंट। एक्चुअली में आईएफआरएस में करंट बोला जाता है, द रीजन 31 मार्च को तो वो करंट ही था करके, बट इंडिया में मैंने बोला था कि सारी करंट लायबिलिटी दिख जाएगी तो फिर कंपनीज को टेंशन आ जाएगा, बिकॉज ऐसे ब्रीचेस तो होते ही रहते हैं करके, तो इसे नॉन करंट रखा गया है। ये कार्व आउट है। अगर मैं आईएफआरएस में बोलूं तो क्या है, वो करंट लायबिलिटी है। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट वगैरह साइन होने के बाद में बैंक ने अपने को वेव ऑफ किया है, तो बैलेंस शीट तो बन गया, अभी तो मैटर नहीं करता, वो क्या रहेगा, करंट का करंट रहेगा। ब्रीच हो गया था तो वो करंट माना गया था, अब रिपोर्ट बन गया वगैरह करके, वैसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर है, कुछ डाउट है इसके अंदर? नो। और एक अगर ऐसा है कि मेरे को लग रहा था कि ब्रीच होएगा, उसके पहले मैंने एक्सटेंशन पीरियड मांग लिया, ग्रेस मांग लिया, तो नॉन करंट ही रहेगा बिकॉज देयर इज नो ब्रीच करके। क्लियर विद दिस? अच्छा, देन क्या करंट लायबिलिटी का भी नॉन करंट बन सकती है? हाँ, बन सकती है, अगर उसका एक्सटेंशन पीरियड आ जाए, मतलब उसको हम बोले कि रोल ओवर इफेक्ट या तो रीफाइनेंसिंग। तो रीफाइनेंसिंग में ऐसा है, मान लो रीफाइनेंसिंग कराया ही नहीं तो बातें नहीं आती, करंट का करंट रहेगा। रीफाइनेंसिंग कराया तो उसमें दो ऑप्शन है, रोल ओवर कराया तो बैंक के पास ऑप्शन है, एनडीटी के पास। तो बैंक के पास ऑप्शन मतलब अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, बैंक चेक करेगा और फिर बताएगा, तो करंट ही मानेंगे हम। हमारे पास ऑप्शन है, बैंक ने अप्रूवल दे दिया, अब हमारे पास ऑप्शन है, हम दो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं, या तो सेम बैंक से रीफाइनेंसिंग कराएंगे या तो दूसरे बैंक से। मान लो सेम बैंक से करवाते हो तो वही लोन एक्सटेंड हो गया है और वो पीरियड ग्रेटर देन 12 मंथ्स जा रहा है बैलेंस शीट डेट से, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन करंट। लेकिन मैंने दूसरे लोन से, मेरे को एसबीआई से मैंने लोन लिया था, उसका मैंने रीफाइनेंसिंग एचडीएफसी के लोन से करवाया, दूसरे बैंक से, तो ये लोन तो मेरे को देना ही है करके 12 महीने के अंदर, तो वो करंट ही रहेगा। जो दूसरा लोन है वो नॉन करंट रहेगा। समझ में आता है? अच्छा, और अगर आपको लगता है कि आप रीफाइनेंसिंग करवा लोगे, आप करवा लोगे नहीं, एग्रीमेंट मतलब एग्री होने चाहिए एक तरीके से दोनों पार्टीज, तो हमेशा हर बैंक हर कंपनी बोलेगा मेरे को लगता है मैं करवा लेगा रीफाइनेंसिंग, तो इसलिए मैंने नॉन करंट में लिखा है। तो आपका मानना, आपका पोटेंशियल नहीं, आपने एग्री किया है क्या दोनों ने, बैंक ने और अपने, वो मैटर करेगा। क्लियर विद दिस? सो इट इज ऑल दी समरी ऑफ आपका ये कुछ ऑलमोस्ट 7 मिनट में वो दोनों को समराइज कर दिया। और बाद में चाहिए तो उसका एक अच्छे से भी वीडियो बना के हम लोग ये कर देंगे, जिससे रिविजन में एकदम ये हो जाएगा फास्ट ये दोनों स्टैंडर्ड। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू थर्ड स्टैंडर्ड विच वी स्टार्टेड। वैसे समझ में आया था, फटाफट जितना बोला उतना। अच्छा, नाउ नेक्स्ट स्टैंडर्ड इज विच, इंडेस 7। व्हेन आई से इंडेस 7 इट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, when I say cash flow statement it means a statement which shows flow, and when I say flow मतलब पैसा आ रहा है या तो जा रहा है, of cash मतलब कैश इंपॉर्टेंट है, कैश आ रहा है कि जा रहा है वो दिखाया जाएगा। एंड when I say कैश का फ्लो आना या जाना वो 3 तरीके से होता है, या तो कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी से मेहनत करके, बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या तो कंपनी ने लोन ले लेके, या फिर जिनमें लोन लिया उनको वापस इंटरेस्ट वगैरह दिया, फिर रीपेमेंट किया, दैट इज फाइनेंसिंग, या तो जो भी पैसा लिया उससे असेट्स वगैरह खरीद या फिर इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज इन्वेस्टिंग करके। मतलब ऐसा मोटा मोटी समझने जाए तो एक असेट साइड मतलब इन्वेस्टिंग होता है जनरली, अगर हम देखने जाए। वैसे लाइबिलिटी साइड मतलब क्या होता है जनरली, फाइनेंसिंग, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। एंड ऑपरेटिंग मतलब आपका पीएनएल वाला चीज होता है, जहां पे ये होता है। थोड़ा थोड़ा इतना आइडिया आता है, फाइन। बेस्ड ऑन दिस आई थिंक वी हैव सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस टू, क्वेश्चन 2, 3 एंड क्वेश्चन 4 हमने सॉल्व किया था, और एक इवन किया था 2, 3, 4 और उसके बाद 9 भी किया था शायद, अब 7th भी किया था क्या? अच्छा, तो व्हाटएवर, तो कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अच्छा, इसमें मेरे को ये बताना, अगर आप एक्सचेंज करते हो असेट तो इज इट ऑपरेटिंग, इट इज फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग? नॉन कैश। डेप्रिसिएशन नॉन कैश, तो ये चीज आपको याद रखनी है। वैसे इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस गिवन कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग। एडवांसेस गिवन मतलब लोन गिवन, उसके ऊपर इंटरेस्ट है, तो लोन दिया था तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है,
वो भी इन्वेस्टिंग, और जो लोन दिया था वो भी क्या है, इन्वेस्टिंग। ओके, लेकिन अगर हम बैंक है, हमारा बिजनेस ही है, हम बैंक के हम खरीद मतलब पैसा लेते और पैसा देते लोन पे, तो ये मेरा मेन बिजनेस हो गया। सो इन दैट केस इट वुड बी ऑपरेटिंग करके। थोड़ा थोड़ा याद आता है ये चीज। अच्छा, एम्प्लॉय को पैसा दिया, सैलरी, ऑपरेटिंग, वो पीएनएल का। अच्छा, सो व्हेन आई से ESOP, फर्स्ट ऑफ ऑल ESOP ग्रांटेड, हाँ हाँ एक्सरसाइज किया, बिकॉज ESOP ग्रांटेड इज देयर इज नो एंट्री। अगर आप देखोगे तो ऑन फर्स्ट डे नो एंट्री, इवन वेस्टिंग डेट तक एंट्री नहीं होता जब तक वो एक्सरसाइज नहीं होता। एक्सरसाइज होएगा फिर या तो कैश आएगा या तो नहीं आएगा। कैश आया तो वो फाइनेंसिंग में आएगा। क्लियर है? अच्छा, तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख लिया है कि क्या होता है। अब मैं देखो आपको क्या बोलता हूं, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है ना, उसको बनाने के कितने मेथड है? 2। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड, विच यू मस्ट हैव स्टडीड इन डिटेल इन आईपीसीसी। स्टिल हम एक क्वेश्चन कर लेंगे जैसे थोड़ा आइडिया आएगा करके। अगर थोड़ा सा फॉर्मेट लिखना हो तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो क्या क्या आता है उसके अंदर। तो चलो मैं पहले एक बार लिख देता हूं, अब देखना। या तो पहले चलो ऊपर ऊपर से समझाता हूं, अपने को लगा लिखने का तो फिर अच्छे से लिखेंगे, पहले सुनते जाना फटाफट। व्हेन आई से ये व्हेन आई से CFS, तो यहाँ पे नहीं, तो चलो वो तुम कुछ दूसरा ही मान लोगे तो फुल फॉर्म ही लिख देते हैं। मतलब इंटर में CFS बोलो तो समझ में आता है, फाइनल में उसके 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, कंसोलिडेशन भी आप बोल सकते हो। तो अगर हम बोलता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसके मेथड कौन से हैं? एक है डायरेक्ट मेथड और एक है आपका इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ऐसा है, पहले आएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फिनेंसिंग, वो कोई भी ऑर्डर में लिखो, उसके बाद आई और ओ। तो ये टोटल पैसा आ जाएगा आपके पास, ऐड करोगे, इससे क्या पता चलेगा ड्यूरिंग द ईयर आपके पास कितना पैसा आया। अच्छा, तो ये रहेगा कैश ड्यूरिंग द ईयर। इसको या तो जनरेटेड बोलते हैं या तो अप्लाइड बोलते हैं। मतलब अगर पॉजिटिव है मतलब जनरेटेड, कैश इतना जनरेट किया, और अगर माइनस में मतलब इतना यूज किया करके खर्चा हुआ। मान लो इट इज 100 रुपीज प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अपने पास ऑलरेडी 50 रुपया था, ड्यूरिंग द ईयर वी हैव जनरेटेड 100 रुपीज, सो दैट कम्स टू 150। इट वुड बी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कोई डाउट है? इट इज क्लियर। इट इज विच मेथड? डायरेक्ट मेथड, मतलब सीधा स्टार्ट किया और वो कैलकुलेशंस किया करके। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा, नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कौन से मेथड की? इनडायरेक्ट मेथड की। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है वो समझते, ये भी काफी इजी है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहां पे हम स्टार्ट करेंगे पीबीटी से। पीबीटी का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी से स्टार्ट करेंगे। अब मुझे बताओ ये वाली इनकम के अंदर ये वाली अच्छा, पहले मेरे को क्या निकालने वाले में? ऑपरेटिंग निकालना है। ये सारा आगे का फॉर्मेट सेम रहने वाला है, मेरे को खाली ऑपरेटिंग निकालने का तरीका चेंज हो जाएगा। डायरेक्ट के जगह पे कौन सा मेथड अभी है? इनडायरेक्ट। तो हम पहले पीबीटी निकालेंगे और पीबीटी निकालने के बाद है ना, इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे मालूम है? एडजस्टमेंट नॉन कैश एक्सपेंस ऐड होगा कि लेस होगा? बताओ पीबीटी में ऐड होगा, बिकॉज वो एक्सपेंस लेस हुआ, लेकिन कैश तो गया ही नहीं है, सो वी नीड टू ऐड करके। तो नॉन कैश एक्सपेंस क्या हो जाएगा? ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैं चलो यहां पे लिख देता हूं, वो कैश एक्सपेंस है। मैं बोल रहा हूं ऊपर वाला आंसर आया था, तो नॉन ऑपरेटिंग वाला उसमें माइनस हुआ रहेगा या नहीं हुआ रहेगा? हुआ रहेगा ना, ऐड करेंगे। जो तुमको थोड़ी तकलीफ है तो ठीक है, एक क्वेश्चन ही कर लेते सीधा, उससे वो पूरा समझ में आएगा करके। बट मैं ऐसा कुछ एक फॉर्मेट बताता हूँ, वो ऐड होता है, या तो सिंपल जो नॉर्मली ऐड होता है उसको रिवर्स कर रहे तो अपोजिट इफेक्ट देने का, लेस का ऐड का लेस। वैसे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको लॉजिकली भी समझाऊंगा वैसा क्यों होता है। इसके बाद आप एक और चीज करते थे, अगर आपको याद दिलाओ तो, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ऐड लेस वगैरह, वो वर्किंग कैपिटल का वो क्यों करते थे वो भी देख लेंगे करके। अच्छा, वैसे मैं तुमको पूछूंगा तो तुमको आइडिया है, ऐसा भी कुछ याद आता है ऐसा क्यों करते थे?
थोड़ा बहुत याद है, चलो अभी हम करेंगे तो पता चलेगा कितना याद है अपने को करके वैसा। तो एक क्वेश्चन कर दे जिससे आइडिया आ जाएगा। अच्छा, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले ना उसमें खाली ऑपरेटिंग का ही करने का अपने को, आगे का नहीं करने का है, और वो आगे का वैसे भी डिफिकल्ट नहीं, वो लिखने का ही होता है खाली। अगर हम क्वेश्चन पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। पढ़े क्वेश्चन, देखना क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मेथड यहां पे क्लियर हो जाएगा। फाइंड आउट द कैश फ्लो, फाइंड आउट द कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बाय डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। थोड़ा सा पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मैं जितना बोल रहा हूं उसे समझो, खाली एक अंडरलाइन कर सकते हो डायरेक्ट वर्ड को और एक इनडायरेक्ट को, कि अपने को भाई इस मेथड के हिसाब से आंसर निकालने का है। अच्छा, इट मीन्स इफ आई टेल यू कि अपने को क्या करने का है, तो देखो अपने को ये एक तो ये डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग का और ऑपरेटिंग का ही पूछा है, वो आगे का क्या करना अगर पूछते तो भी मैं बता दूंगा। अभी के लिए मेरा मेन फोकस किसका, इनकम निकालने का है। अच्छा, देखते हैं तो पता चलेगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आपको दे दिया है एबीसी लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 का। अच्छा, पहले सेल्स दे दिया है। अच्छा, सेल्स वो पहला वाला पर्टिकुलर से और दूसरा वाला सेल्स है आपका। सेल्स कितने रुपए का दिख रहा है आपको वहां पे? 5 लाख रुपए का। ओके, बराबर है। उसके बाद अच्छा, सेल्स का मतलब इतना है क्या पक्का 5 लाख रुपया मिला रहेगा? देयर कैन बी क्रेडिट सेल्स टू, डेटर को उधार में भी बेचा जा सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सेल्स का मतलब पैसा मिला रहेगा। आगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपका। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली? ओपनिंग, ठीक है, ये पता है अपने को, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, तो आपका सीओजीएस आता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। तो सीओजीएस इज डायरेक्टली गिवन, मतलब आपका ये करके ही दिया है अपना ट्रेडिंग का, वो ओपनिंग क्लोजिंग और ये करके सीधा दे दिया है, परचेस वाला एडजस्ट करके 350। तो अगर मैं बोलूं आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा, इट वुड बी 5 लाख माइनस 350, दैट इज 1,50,000। एनी विच वेज हमको मैटर नहीं करता, मैंने बस एक बता दिया कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा। उसके बाद आपके एडमिनिस्ट्रेशन और आपके सेलिंग एक्सपेंसेस है 55,000। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एडमिन एक्सपेंसेस 55,000 है, डज दैट मीन एक्चुअल में पेमेंट हुआ रहेगा या वो भी अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है? अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होता है। डेप्रिसिएशन इज देयर, इंटरेस्ट पेड इज देयर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज देयर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, इसी तरह कैलसी पे कर लेते वो बराबर मैच होता है कि नहीं। 1,50,000, एक सेकेंड अपना कैलसी देखते हैं। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अच्छा, कैलसी पे हम देख रहे थे कि 5 लाख माइनस 350 माइनस 55,000, हाँ मतलब एक सेकेंड, हाँ 83,000। तो क्वेश्चन सही है, मतलब आगे टैक्स आपका दिया गया 30,000 का, अगर आप उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है 53,000। डज दैट मीन 53,000 का कैश आया रहेगा? नहीं, ये समझ में आता है अपने को। अच्छा, बैलेंस शीट दे दिया गया है 31 मार्च का, मतलब वो सेम फाइनेंशियल ईयर का 2017 एंड 18। अच्छा सॉरी 17 एंड 16, इसमें कंफ्यूज मत होना कौन सा करंट ईयर है, और मतलब ओपनिंग बैलेंसेस कौन से वाले रहेंगे? 2016 वाले, और 2017 वाले कौन से रहेंगे? क्लोजिंग बैलेंसेस रहेंगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट इज देयर जिसमें इक्विटी, लाइबिलिटी, करंट सारी चीजें बताई गई है, असेट्स एंड करंट असेट्स करके। आपको क्या करने का है, तो सबसे पहले निकालने का है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फर्स्ट एज पर डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज पर इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, इफ आई आस्क यू कि आप पहले कौन सा मेथड करेंगे, तो आप जैसे बोलो वो पहले कौन सा, डायरेक्ट मेथड से करते फिर इनडायरेक्ट। अच्छा, आप पहले ट्राई कर सकते हो 2 मिनट के लिए, या फिर चलो मैं ही स्टार्ट करूँ, ज्यादा बेटर है, कुछ याद नहीं है तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, तो ऐसा है कि मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने गुड्स कितने का बेचा है? 5 लाख का। मेरे को बताओ 5 लाख रिकॉर्ड होगा या जो पैसा रिसीव हुआ है गुड्स बेचने के बाद वो रिकॉर्ड होएगा? गुड्स बेचने के बाद, और गुड्स बेचने के बाद जिससे पैसा मिलता है उस आदमी को कौन बोलते हैं? डेटर।
तो डेटर का कुछ दिमाग लगाओ बैलेंस शीट और इस चीज में, और मेरे को बताओ कितना रुपया मेरे को मिला रहेगा डेटर से। नहीं सिंगल एंट्री, हाँ अच्छा वैसा ही है वो बैलेंसिंग। हाँ कितना मिला रहेगा? ओ बी वेरी केयरफुल, काफी वो इजी है, सो वो गलत मत करना। अमाउंट विच आई मस्ट हैव रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर कितना रहेगा? कितना? हाँ 497, तो वही हो गया। अरे आई वॉन्ट टू नो मेरे को कैश कितना आया। अच्छा ठीक है, एक अकाउंट बना देते हैं, पहले वर्किंग नोट 1 बना देते हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स करके। अच्छा तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स अगर मैं लिखता हूं तो उस केस में डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, ये कुछ समझो या समझ में आता है? समझ में आता है अपने को। तो यहाँ पे 2 बाई अगर हम लिखें तो 2 ओपनिंग बैलेंस मतलब 2016 वाला, यहाँ पे बाय क्लोजिंग बैलेंस 2017 वाला। अच्छा 2016 वाला आपका बैलेंस कितना है? तो इसमें लिखते टाइम ना कभी कभी गलती हो जाता है, आप इस ईयर का उस ईयर में लिख दोगे तो अच्छा इस ईयर का उस ईयर में लिख दोगे तो मेरे को अमाउंट बताना कितना लिखूं करके मैं ओपनिंग में 7000 करके, तो ध्यान देने का है ईयर में 7000 एंड देन यहाँ पे 10000। अच्छा मैंने गुड्स बेचा है तो डेटर बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है वो डेटर टू सेल्स, तो डेटर के डेबिट में एंट्री आएगा। तो 2 सेल्स करके कितने का गुड्स बेचा है? तो 2 सेल्स और 5 लाख का गुड्स बेचा है। आई होप आपको समझ में आता रहेगा। मेरे को डेटर से पहले 7000 रुपया लेने का था, मैंने उसको 5000 का और गुड्स बेचा, तो आई एम सपोज टू रिसीव एक्चुअली 5,07,000 नाउ इन टोटलिटी 5 से, बट एट द ईयर एंड खाली उसको 10,000 ही देना बाकी है, मतलब उसने बचा हुआ दे दिया रहेगा मेरे को। ही मस्ट हैव पेड द बैलेंस, तो उसने कितना रुपया दे दिया रहेगा मेरे को? 4,97,000। सो दिस इज नथिंग बट बाय कैश बैंक, मतलब कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया। कितना उसने रुपया दे दिया रहेगा मेरे को। तो यही हो गया कि सेल्स करने के बाद मेरे को एक्चुअल में इस साल सेल्स से इतना रुपया मिला है करके डेटर से। अच्छा जैसे कि मेरे डेटर से मेरे को पैसा मिला है, तो जिससे मैंने कुछ खरीदा रहेगा उसको पैसा देना भी पड़ा रहेगा। अब कैसे आएगा जरा चलो वापस आपके पास कुछ 2-4 मिनट है, मेरे को बताओ क्रेडिटर को कितना रुपया दिया रहेगा करके। वर्किंग नोट 2 पेमेंट टू क्रेडिटर्स। बता। हाँ 346 क्या क्या बताओगे सर? 346 में क्या किया था? इन्वेंट्री का भी बता सकता डिफरेंस अगर अच्छा क्रेडिटर से हम गुड्स खरीदते हैं तो पहले क्या चाहिए रहेगा? परचेज। क्या परचेज दिया हुआ है? नहीं दिया है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पहले वर्किंग नोट रहेगा कैलकुलेशन ऑफ परचेज। तो अगर आपको मैं याद दिला दूं तो ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या तो आप परचेज से लिख दो सीधा, वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है फिनिश गुड्स भी हो सकता है।
बिकॉज हम ट्रेडर भी हो सकते हैं कि खाली गुड्स खरीद के बेचते हैं करके. सो आई कैन से ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, COGS. अच्छा, व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन? ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इज देयर. कितना रहेगा? 13,000. 13,000 का इन्वेंट्री ओपनिंग में था, प्लस परचेज कितना किया क्रेडिटर से वो पता नहीं मैंने. साल के एंड में बच गया है 12,000 और अपना COGS आ जाता है विच इज देयर इन द क्वेश्चन 3,50,000. अच्छा, अगर मैं अभी आपको पूछता हूं कि ये परचेज कितना रहेगा, तो आप क्या करोगे? वो 3,50,000 प्लस 12,000 माइनस 13,000 कितना आ जाएगा? 349,000. ये खरीदा रहेगा गुड्स. अगर ज़रूरी नहीं कि ये गुड्स मैंने कैश पे खरीदा रहेगा, नथिंग इज मेंशन, तो अब वो उसके लिए मेरे को कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर अकाउंट करके. सो लेट अस प्रिपेयर क्रेडिटर अकाउंट. अच्छा, क्रेडिटर अकाउंट बनाता हूं तो आपको अगेन पता है कि उसका ओपनिंग क्लोजिंग किधर आता है, तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस होता है. सो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसको ओपनिंग बैलेंस बोलेंगे, यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन. ये 2017 का रहेगा क्लोजिंग और ये 2016 का रहेगा. तो बस एक बार बैलेंस लिख दे और यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय परचेसेस. एंट्री आता है परचेस का, परचेस टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में आएगा बाय परचेस. और यहाँ पे जो डिफरेंस आने वाला है अगेन आपको पता रहेगा, ये क्या रहेगा आपका टू कैश बैंक, जो आपका पैसा गया. सो लेट जस्ट कैलकुलेट. आपका क्रेडिटर ओपनिंग में है 8,000, क्लोजिंग में है 12,000, आपने गुड्स खरीदा है 3,49,000 का. तो लॉजिकली आप सोचते हो तो ऐसा होता है कि 8,000 पहले ही देना बाकी था और उधार ही कर ली, तो 349 प्लस 8 दैट कम्स टू, चलो ये मैं कर लेता हूँ फिर तुम नहीं बोलते, तो 3,57,000. 3,57,000 माइनस 12,000, 3,45,000. दिस इज समथिंग विच आई मस्ट हैव पेड. कि भाई 357 देना बाकी रहना चाहिए, 12 ही बाकी है, मतलब बचा हुआ पेमेंट कर दिया रहेगा. और एंट्री क्या आई रहेगी? तो आपका क्रेडिटर टू कैश बैंक. अच्छा, मुझे ये पता चल गया सेल से कनेक्टेड पैसा आया कितना है और परचेज से कनेक्टेड पैसा गया कितना है. अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, व्हेन आई से एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड, तो उससे कनेक्टेड भी कुछ दिया गया इंफॉर्मेशन. क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, वो उससे कनेक्टेड है बैलेंस शीट में. अगर वो नहीं होता तो हम मान लेते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, मतलब जितना खर्चा उतना ही पेमेंट है. बट देयर इज समथिंग विच इज गिवन, तो अगेन इसका आप क्या बनाओगे? अकाउंट. आप क्या लिखोगे? पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस या तो एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड, वैसा. तो वर्किंग नोट 3 आएगा आपका. पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में कौन से एक्सपेंसेस है? तो आपके एडमिन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. IPSC में जब पढ़ाया था तभी तरीका कुछ और था, पहले एक फॉर्मेट लिखना होता था 2 पेज का और फिर अकाउंट बनाने होते थे, अगर तभी याद है तो, इतना लाइन छोड़ के वैसा. अब पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस अगर हम बात करेंगे, सो लेट अस प्रिपेयर द अकाउंट. एक्सपेंस आपका जो रहेगा, तो एक्सपेंसेस अगर बाकी है देने का, मतलब क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस अगर मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, तो एट द एंड है तो क्रेडिटर ही, वो था वो जो गुड्स खरीदे उसके लिए और ये एक्सपेंसेस के लिए. तो अगेन इसका बैलेंस आपका क्या रहेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओपनिंग रहेगा ये 2016 वाला. लिख रहा है या नहीं? नहीं लिखना है तो भी ठीक है, मतलब इट्स योर विश, ऐसे मैं बस पूछ रहा हूँ, चलेगा. उसका ले लेना बुक, ठीक है. तुमको भी नहीं लिखना है तो मैं सीधा सोल्यूशन बताता. लिखने का है? हाँ. तेरे को जाना है तो तू जा भी सकता है, ऐसा कोई अगर तेरे को ऐसा लग रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं फिर. अब इसमें बैलेंसेस देखना कितना है. ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 7,000. 7,000.
इसमें मिस्टेक खाली क्या हो सकती है, मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिखते टाइम इधर का उधर ना लिख दो, बस वो थोड़ा ध्यान देना। 7,000 10,000 मतलब एक्सपेंसेस से कनेक्टेड एक आदमी था जिसको 7,000 देने बाकी थे मान लो, और कितना खर्चा हो गया अपना 55,000 का। बाय आपके ड्यूरिंग ईयर जो खर्चे हुए एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड के 55,000 के। सो एक्चुअल में अगर हम देखने जाएंगे तो 62,000 देना बनता है उसको, लेकिन 60,000 का वो बाकी नहीं है, 10,000 का ही बाकी है। इट मीन्स वी मस्ट हैव पेड दिस मच टू हिम टू कैश बैंक। ये वाला फिगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये वाला। अच्छा तो मुझे ये पता चल गया है। अच्छा अब मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूं, इज इट कैश और नॉन कैश? नॉन कैश। देखो मैंने सेल्स को डील कर लिया, सीओजीएस को डील कर लिया, एडमिन वाले को डील कर लिया, और डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश, तो कैश गया ही नहीं, आया ही नहीं, तो आएगा ही नहीं अपने स्टेटमेंट में। अच्छा इंटरेस्ट पेड इवन दो इट इज कैश बट इट इज नॉट ऑपरेटिंग, इट इज फाइनेंसिंग, तो वो भी नहीं आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टिंग नहीं है, एंट्री नहीं है, नॉन कैश है, समझो कैसा। 10,000 का सेट 8,000 में बेचा, तो अच्छा अगर मैं बोलता हूँ 10,000 का सेट 8,000 में बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट यू गॉट 8,000 टू असेट गया 10,000 का, तो आपने लॉस बुक कर दिया। तो ये जो लॉस है इट इज नॉन कैश ना, जो पैसा मिला रहेगा वो सेल ऑफ असेट इज इन्वेस्टिंग 8,000, बट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट इज नॉन कैश। क्लियर विद दिस? तो वो नॉन कैश रहेगा। तो ठीक है, फिर आगे है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स है। चलो लिखते हैं। अब लिखेंगे हम लोग हेडिंग अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ब्रैकेट में डायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग activities direct method। अच्छा अगर मैं स्टार्ट करूं, तो ये एक ही वाला बता रहे, तो वो पूरा स्टेट मैं खाली अभी ऑपरेटिंग का पूछा है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, पहला क्या रहेगा आपका, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, जो सेल से कनेक्टेड आपका। और जरा अमाउंट बता देना बस देख के। 4,97,000। दिस इज समथिंग विच वी हैव कलेक्टेड। अब जो जो खर्चे रहेंगे वो एक एक करके क्या करते जाने का, माइनस। तो मैंने जैसे पैसा मिला है मुझे डेटर से, मेरे को देना भी पड़ेगा जिससे मैंने गुड्स खरीदा है, दैट इज पेमेंट टू क्रेडिटर। अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो ये फॉर इन्वेंट्री वाला है, स्टॉक। तो ये उसके बाद एक वर्किंग नोट बनाया था, परचेज किया था, उसके लिए पेमेंट कितना क्या रहेगा, 3,45,000 है। हाँ उसके बाद एक और पेमेंट है, लेकिन ये एक्सपेंसेस के लिए है, तो पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। वर्किंग में कितना था, 52,000। अगेन दिस इज पेमेंट। अच्छा इसके बाद क्या था, इसके बाद था आपका डेप्रिसिएशन। इफ आई से डेप्रिसिएशन तो वो नहीं होगा, बिकॉज वो क्या है, नॉन कैश, तो वो नहीं आएगा। उसके बाद था इंटरेस्ट, बस क्लैरिटी के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, पेड, वो भी नहीं आएगा बिकॉज इट इज नॉन ऑपरेटिंग, या तो अगर मैं सिंपल बोलूँ तो इट इज फाइनेंसिंग, या तो मैं नॉन ऑपरेटिंग बोल सकता हूँ। अच्छा उसके बाद आपका है लॉस ऑन सेल, ऑफ असेट, अगेन इट इज नॉन कैश, तो वो भी नहीं आएगा। तो सारे एलिमेंट्स में वो क्या क्या नहीं आएगा करके।
अच्छा देन जस्ट टेक द टोटल, तो कितना आएगा? आ गया ना उसका इफेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं, वो समझ में आ जाएगा। एवरीथिंग हैज बीन एडजस्टेड इन 3,45,000, जब वो इन्वेंट्री और वो सब मिला के वो पेमेंट दिख रहा है नेट। अभी इनडायरेक्ट मेथड में आएगा वो जो तू बोल रहा है, वो इन्वेंट्री वाला वो सब। अच्छा जस्ट टेक द टोटल, देखना कितना आता है। 1 लाख। ये आपका कैश फ्लो है बट इट इज बिफोर टैक्स, तो आई कैन से ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स। इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसमें से माइनस टैक्स पेड, इट इज गिवन नथिंग इज आउटस्टैंडिंग एंड ऑल, तो मतलब वी हैव पेड 30,000 जो है वो। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इनडायरेक्ट मेथड, सॉरी इट इज डायरेक्ट मेथड जो हम लोग ने अभी किया है। नाउ वी विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन विथ इनडायरेक्ट मेथड। इट डजंट मैटर एज टू विच मेथड यू फॉलो, आंसर 70,000 ही आना चाहिए। ये समझ में आता है? अच्छा ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद इनडायरेक्ट मेथड, वो मैं समझा देता हूँ। पहले इस मेथड में कोई डाउट नहीं रहेगा। इवन ये बिजनेस है, वो पीजीबीपी जो आप बोलते हो, उसमें भी एक डायरेक्ट मेथड होता है, खाली वो रेलेवेंट डेटा लेने का। अगर वो पीएनएल दिया है तो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल एक्सपेंसेस, या तो एक होता है नेट प्रॉफिट से शुरू करके सब रिवर्स में करने का। तो अभी हम लोग वो वाला मेथड कर रहे हैं कि प्रॉफिट से शुरू करके करेंगे, विच इज इनडायरेक्ट मेथड। तो सेम अभी हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बस ब्रैकेट में लिख देंगे इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम operating activities, bracket में let's specify it is indirect method। अच्छा चलो पर्टिकुलर्स और अमाउंट पहले लिख देते हैं। अच्छा, और स्टार्ट आप पीबीटी से करोगे, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। विच इज 83,000। अब क्या करने का, अब रिवर्स में जा रहे हैं, तो रिवर्स में जाएंगे तो जो जो चीजें रेलेवेंट नहीं है उसको हटाते जाने का। जैसे मैं बोलता हूं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, तो ये हो गया आपका नॉन कैश। तो एक्चुअल में 83,000 लाते टाइम इसको माइनस किया गया था, जो होना चाहिए था क्या, नहीं माइनस होना चाहिए था। तो इसलिए अब इसको क्या करने का, ऐड, बिकॉज ये लिखने से कैश गया ही नहीं है। समझता है? एक छोटा और एक एग्जांपल दो, या वो समझता है? ऐसा समझता है, तो इसको ऐड करने का करके। तो ऐड में आपका क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इट इज एक्सपेंस, कितना था, 2,000 है, सॉरी 2,000। अच्छा उसके बाद बोलो मुझे इंटरेस्ट पेड, ये ऐड होगा या लेस होगा? इट इज फिनेंसिंग। अच्छा तो ऐड, ये नॉन ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो माइनस नहीं करना चाहिए था, तो ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। डेप्रिसिएशन, खर्चा लिखा है लेकिन एक्चुअल में पेमेंट तो गया ही नहीं है, तो 83,000 में वो ऐड होना चाहिए, माइनस क्यों किया? वो प्रॉफिट निकालते टाइम हमें कैश वाला। अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है तो मैं एक एग्जांपल देके समझा सकता हूँ ऐसा, या तो वो रिवर्स समझता है तो ठीक है,
समझता है? तो डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन ये करोगे तो कितना आएगा आपका? डेप्रिसिएशन हाँ 7000। जस्ट टेक द टोटल, पहले ये कितना आता है? कितना? 95,000। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट करना होता है, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आपका जो रहेगा। अच्छा तुम कैसे लिखते हो? ऐसा लिखते हो, चलो बोलो पहले। या तो चलो एक एक करके एलिमेंट। अच्छा मुझे ये बताना, इंक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा या लेस होगा? लेस, बिकॉज एसेट में पैसे ज्यादा लग रहा है करके। डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड होगा। इंक्रीज इन लाइबिलिटी ऐड, कि 100 रुपए की जगह पे 120 का लाइबिलिटी हो गया, मतलब 20 रुपए आया। समझता है? अच्छा डिक्रीज इन लाइबिलिटी, जहां 100 थी वहां पे 80 हो गई, मतलब आई मस्ट हैव पेड 20, तो कैश गया है करके। अच्छा तो चलो पहले चाहिए तो करंट एसेट्स पे आते हैं, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री को अगर आप देखोगे तो 12,000 13,000, तो अब वो 13,000 पहले था और वो 12 हो गया, तो क्या हो गया? इन्वेंट्री चलो पहले गोडाउन में 13,000 का स्टॉक था, अभी गोडाउन में 12,000 का स्टॉक है, तो स्टॉक कम है, तो असेट कम हुआ है ना, कैश बढ़ेगा। और डाउट है? एक छोटा एग्जांपल ले, या क्लियर है ये चीज? क्लियर है? हाँ, या समझा सकते हैं वैसे वो पूरा इंक्रीज डिक्रीज करके, या तो क्लियर है ना ये? हाँ ठीक है। या तो कुछ एक वो प्लस माइनस का मैं वैसे आईपीसीएस में बनाता हूँ कि इंक्रीज डिक्रीज तो ऐड लेस, लेस ऐड, वैसा बना डालते हैं। चलो ऐसा होता है, एक होता है इंक्रीज इन करंट एसेट, एक होता है डिक्रीज इन करंट एसेट, एक होता है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, फिर आता है डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब सोचते और मेरे को बताते जाना। व्हेन आई से इंक्रीज इन करंट एसेट, तो 10 के एसेट 12 के, अभी 10 दिख रहे थे अभी 12 हो गए, तो ज्यादा एसेट हो गए, मतलब पैसा उतना लगाया रहेगा, तो क्या होगा? वो लेस। एसेट पहले 10 थे अभी 8 ही हो गए, मतलब वो बेच के कुछ पैसा मिला रहेगा करके, वैसा, तो क्या होगा? ऐड। लाइबिलिटी बढ़ गई है, 10 की 12 हो गई है, मतलब 2 रुपए आया रहेगा ज्यादा, तो लाल, या फिर कुछ उल्टा करो तो अल्लाह, ऐसा कुछ भी वो बन सकता है। जैसे आप ये करो, मैंने पहले वो एसेट से शुरू किया, तो ये एक बेसिक फॉर्मेट होता था। अब क्या करने का मालूम है? एकदम सिंपल है। अब वहां पे देखने का, और पहले इन्वेंट्री को देखते हैं। तो इन्वेंट्री वहां 2016 से स्टार्ट करने का, 13 का 12 हुआ, तो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? 13 का 12 मतलब डिक्रीज, तो इन्वेंट्री ये इधर है, तो कितना हो गया? 1000 से डिक्रीज हुआ, वैसा डिक्रीज में आ रहा है आपका इन्वेंट्री। उसके बाद एक चीज और है वहां पे, डेटर्स 7 के कितने हुए? 10, तो बढ़े, तो डेटर्स तो बढ़ गए, तो बढ़ गए कितने से बढ़ गए आपके? 3000। उसके बाद लाइबिलिटी पे आते हैं, तो वो जो अपने ऑपरेटिंग से कनेक्टेड है, वैसे 2 लाइबिलिटीज वहां पे, क्रेडिटर और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। पहले क्रेडिटर,
8 से 12 हुआ, बढ़ गए तो अच्छा वापस दूसरा वाला देखना, 7 से क्या हुआ 10, तो इंक्रीज हुआ है, तो दोनों इंक्रीज हुए, तो मैं दो यहाँ पे लिख देता हूँ क्रेडिटर, ये लेस होएगा क्रेडिटर, और एक है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस। तो अगर मैं लिखूं क्रेडिटर पहला वाला 8 से 12 मतलब 4000, और क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 7 से 10 3000, और ये ऐड ही होएगा बिकॉज ये ऐड का साइन है। और भी कुछ दूसरे वे आउट होते हैं कि पॉजिटिव आंसर आया तो ऐसा करने का, नेगेटिव आया तो वैसा करने का, बट वो लॉजिक एक दिमाग में बैठा हो तो भी ठीक है। अच्छा नाउ लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस, 95,000 माइनस 3,000, तो ये और फिर सारी चीज़ें ऐड, तो ये क्या रहेगा आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो बिफोर टैक्स माइनस टैक्स एक्सपेंस 30,000, so this would be operating cash flow after tax। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये करते क्यों है? My question is why do we do this? परफेक्ट, ऊपर का जो सेल्स था, मतलब व्हेन यू गॉट दिस वैल्यू, आपने ये जो 83,000 निकाला, इसके अंदर सेल्स आया हुआ है 5 लाख का, समझ में आता है? तो 5 लाख का है, हालांकि वो आना कितना चाहिए था, तो उसमें ये वाला एडजस्टमेंट होना चाहिए था 3,000 वाला माइनस, तो 5 लाख माइनस 3,000 करो, कितना आता है 4,90,000 आना चाहिए था। तो देखो अगर ये माइनस क्या, तो वो सेल्स वाला फिगर आ जाएगा 497 का, जो आपने डायरेक्ट मेथड में रिकॉर्ड किया है। सेम वे क्रेडिटर का अगर आप देखोगे, तो क्रेडिटर का आप देखोगे तो उसमें ये इन्वेंट्री है और ये वाला चीज है, तो 5,000 है, तो अगर आप 3,50,000 है, अगर आप देखोगे तो 3,50,000 के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट करते हो, क्रेडिटर सॉरी 3,50,000 ये ऐड हुआ था या लेस हुआ था? 83 निकालते टाइम, बट 350 लेस नहीं होना चाहिए था, 345, तो ज्यादा लेस कर दिया था, तो भी वो 5 ऐड कर दिया उसका डिफरेंस इन्वेंटरी क्रेडिटर का, इसलिए वो एडजस्ट सेम इसके लिए 3,000 का एडमिन के लिए। याद आता है ऐसा कुछ? ठीक है, तो दैट्स इट। सो हियर वी गो विद द सॉल्यूशन, दैट्स इट, आपका ऑपरेटिंग के हिसाब से आंसर हो गया। और मान लो फुल फ्लेज बोलते हैं तो इसके नीचे, दोनों स्टेटमेंट के नीचे एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ जाएगा, एक इन्वेस्टिंग, देन ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट दे आर नॉट आस्किंग फॉर दैट, बट ये इतना ही पूछा उन्होंने। तो एज सच कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल था। अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है अपना। अब कुछ और चीजें बाकी है, मैंने एक आपको व्हाट्सएप पे फाइल भेजा है, जरा एक चेक कर लेना। अच्छा बंद है क्या तेरा? अच्छा लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 6 विच इज देयर इन शीट, जो शीट में दिया गया है। A firm invest in a 5-year zero coupon bond। अच्छा जीरो कूपन बॉन्ड समझ में आता है क्या होता है? और फेस वैल्यू पे रिडीम होता है उसकी। ठीक है। A firm invest in a 5-year zero coupon bond of another company with a face value of 10 लाख रुपीज। आपको आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है क्या? नहीं। बाय पेइंग कितना? 5 लाख रुपीज, और आपको 5 साल के बाद कितना मिलेगा? 10 लाख मिलेगा। द इफेक्टिव रेट इज 15%। अगर आप ऐसे कैलकुलेट रैंडमली करके देखो तो ऑन एन एवरेज वो आ भी जाता है। मतलब अगर अभी आप 5 लाख टाइप करते हो तो अपने को कितने बार वो प्रेस करना पड़ेगा? 15%, 5 बार। तो 1 2 3 ऑन एन एवरेज कुछ 5,000 का ये आता है वो, ठीक है।
अरे मैं करने आता है अपने को, क्या करने का है खाली, अरे नहीं तो सिंपल है, 5 लाख में 5 बार 15% करने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का करो, या तो 1+r वो n वैसा कुछ होता है वैसा, छोड़ो नहीं तो क्वेश्चन बराबर है, तुम चेक मत करो ऐसा, फिर 5-6 हज़ार का डिफरेंस आएगा खाली वो, हाँ वो ठीक है। तो उन्होंने वो 15 पॉइंट समथिंग या कुछ वैसा रहेगा वो, या तो 14 पॉइंट समथिंग, वो ये नहीं किया। मुझे बताना, आप अगर जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। व्हेन यू इन्वेस्टेड 5 लाख रुपीज, अच्छा 5 साल में इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। आगे लिखते हैं द फर्म रिकॉग्नाइजेस प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट इनकम इन इट्स इनकम स्टेटमेंट थ्रू आउट द पीरियड ऑफ बॉन्ड। लेकिन इंटरेस्ट साल के वो 5 साल के एंड में रिकॉर्ड नहीं होगा, वो थ्रू आउट द ईयर होगा, बिकॉज वो अक्रूवल थ्रू आउट द ईयर हुआ है। मतलब 5 लाख का जो इंटरेस्ट दिख रहा है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 लाख मिलेगा, तो 5 लाख का इंटरेस्ट एक अमोर्टाइजेशन टेबल बनता है वो, या तो ऐड होते जाएगा, समझ में आता है? आगे बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग, हाउ इंटरेस्ट इनकम विल बी ट्रीटेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बॉन्ड। तो जो 5 साल का बॉन्ड है, उस 5 साल में इंटरेस्ट का कैश फ्लो में कहां पे आएगा? किधर भी नहीं आएगा, कैश मिल ही नहीं रहा है। तो किधर भी नहीं आएगा ना, समझ में आता है? कहा सीधा कब आएगा कैश? कैश जब आएगा तब रिकॉर्ड करने का, और कैश कब आने वाले? सीधा 10th ईयर, हाँ मतलब सॉरी 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आने वाला है। बी लिखा है ऑन मेच्योरिटी वेदर द रिसिप्ट ऑफ 10 लाख शुड बी स्प्लिट बिटवीन इंटरेस्ट इनकम रिसिप्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अच्छा सबसे पहली चीज, द डे व्हेन यू इन्वेस्ट, आपको खाली कैश सोचना है, और कैश का 2 बार ही ट्रांजैक्शन हुआ है। पहले दिन पे कैश जा रहा है, लास्ट डे पे कैश आ रहा है, तो एंट्री खाली फर्स्ट ईयर पे होगा और सीधा 5th ईयर के एंड पे होएगा। जब फर्स्ट ईयर में होगा कैश का एंट्री, तो आपका कैश का ये कौन सा एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, देयर इज नो डाउट विद दैट। अच्छा व्हेन आई से आफ्टर 5 इयर्स जब आपको 10 लाख मिलेगा, तो वो भी कौन सा रहेगा? इन्वेस्टिंग ही रहेगा। उसमें से 5 इन्वेस्टमेंट का मिला वो, और 5 किसका रहेगा? इंटरेस्ट का। लेकिन आएगा कहां पे? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही आएगा। तो बस उसको रीड कर लेते हैं, आंसर को देखना, वो जरा हाँ ओपन करना, लिखना तो लिख भी लेंगे, बट फिर भी एक बार जरा ओपन करके उसको रीड कर लेते हैं। लिखना है तो वही लिख लेंगे एज इट इज वैसा है। पढ़े? मिला कुछ? वो क्वेश्चन 6 ही है मॉड्यूल का भी। हाँ वैसा बोलो तो भी ठीक है। Let's read that. Interest income will be credited as income over the period of bond in income statement. इसमें डाउट नहीं है, इनकम तो वो 5 साल में ही बुक होएगा P&L में। However, there is no cash flow in these years because no cash has been received. कुछ पैसा आया नहीं हो तो सीधा लास्ट में आएगा। On maturity, receipt of 10 lakh will be classified as investment activity. इन्वेस्टमेंट में आएगा 10 लाख पूरा। With the bifurcation of interest income and money received of redemption of bond. कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था क्या? 10 लाख पूरा इन्वेस्टमेंटिंग में आएगा, खाली 5 लाख रिडम्पशन वाला और 5 लाख इंटरेस्ट मिला वैसा, तो कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो लिखने का है तो वो लिख सकते खाली वैसा। अगर पहला वाला वो सेम ही लिखना पड़ेगा, उसमें कुछ वो ऐसा है ये है नहीं, वैसे में लिखा हुआ वही। या तो यू कैन से रेफर क्वेश्चन सोल्यूशन ऑफ स्टडी मटेरियल, ऐसा लिखना है तो 4 लाइन एज इट इज भी छाप सकते हो। क्वेश्चन 6 ही है स्टडी मटेरियल में भी, नए वाले में। और अगर खाली वहां पे लिखना है तो खाली एक लिख देना 10 लाख इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 10 लाख रुपया जब आएगा 10 लाख विल बी रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एट द एंड ऑफ 5th ईयर। अगर समरी में अपने को याद रखना है तो 10 lakh will be recorded as investing activity or in investing activity at the end of 5th year with the bifurcation
with the bifurcation of redemption of bond and interest. रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड एंड इंटरेस्ट 5 लाख ईच अगर लिखना है तो हर एक में 5-5 लाख करके ऐसा। अच्छा अगर हम देखने जाए तो वैसे ऑलमोस्ट मतलब ओवरऑल कुछ कवरेज हो ही गया है। अब द ओनली थिंग विच रिमेन्स विथ रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट इज आई नीड टू टेल यू कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। अच्छा क्या हुआ, कुछ लिखना है या आई रियली डोंट एक्सपेक्ट दिस स्टैंडर्ड, बट कैसा है कि यू मे नेवर नो कब अपना लक खराब हो, और वो इतना इजी है कि जब आधा 1 घंटा लगेगा तो उसको देखने में क्या बुराई है। एग्जाम के टाइम पे मत देखो, लेकिन इतना भी सुना हुआ है तो कुछ तो याद आएगा करके उधर वैसा। अच्छा ओके, अब हम जो करेंगे तो ऐसा है कि एक मेरे को वो स्टेटमेंट समझाने का है। देखना कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, तो डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड से कौन सा इनकम हमें आता है ये पता चलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट से कैसा। डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो, दोनों में यही चेंज है, खाली ऑपरेटिंग का लाना, अदरवाइज सारा स्टेटमेंट पूरा सेम है। ऑपरेटिंग के बाद यू कैन से लेट अस फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग तो कौन सा आ जाएगा आपका टोटल कैश फ्लो जनरेटेड रहेगा या तो अप्लाइड रहेगा, टोटल कैश जो मिला है या तो इन या तो आउट रहेगा। फिर इसमें हम ऐड क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड देन इससे हम लोग को आंसर क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें कोई डाउट है? 100 रुपये अपने पास कमाया हमने, 10 रुपये ऑलरेडी था तो 110 क्लोजिंग में आ गया करके। क्लियर है ना ये इतना, ये कैश जनरेट किया 100 का, ऑलरेडी 10 का था। अच्छा नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। क्लियर है यहां तक? नाउ पहले आप बताओ जितना आपको वो पता हो, फिर मैं थोड़ा बताता हूं कि क्या है करके। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? कैश समझ में आता है जो दिखता है करके, पैसा है। व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? Highly liquid. How will you define as to something is highly liquid? हाँ, but does that mean कि खाली आज देखने का एक ड्यूरेशन रहेगा, ड्यूरेशन which is 3 months. If any security can be like converted into cash within 3 months, then that is considered as cash equivalent. कि 3 महीने के अंदर उसका पैसा ये हो जाएगा करके। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड नॉट बैलेंस शीट। जिस दिन आपने सिक्योरिटी में पैसा लगाया उसका रिडम्पशन या फिर उसका मैच्योरिटी कितने महीने के अंदर है? 3। सो दैट इज नोन एज हाईली लिक्विड। ये एक पहला कंडीशन है। और दूसरा, अमाउंट भी नोन होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी मेजर फ्लक्चुएशन। मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा लगाया और वो मिलेगा तो वो कितना मिलेगा पता नहीं, बहुत कम या बहुत ज्यादा मिलेगा। तो एक तो वो हाईली लिक्विड मतलब 3 महीने के अंदर आई कैन गेट द मनी। अच्छा मैं इक्विटी शेयर्स की बात करता हूं तो कोई वो सर्टन ही नहीं है करके, और ऊपर से इक्विटी शेयर का मैच्योरिटी नहीं होता वो वैसे भी वो हम बेचते, बट ठीक है चलो वो भी तो, लेकिन उसका प्राइस का कुछ ऐसा ये नहीं है। अच्छा मैंने से और डिबेंचर है मान लो, और वो 3 महीने का है, 90 डेज। आपने गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स में वगैरह इन्वेस्टमेंट किया है विच इज लेस देन 3 मंथ्स, आ जाएगा। आपने को 2 कंडीशन देखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। सबसे पहला अमाउंट इज नोन, पहले हम लोग ये बोलेंगे अमाउंट इज नोन कि कितना मिलेगा ऑन एन एवरेज। एंड सेकेंड, वो जो पैसा मिलेगा वो विद इन 3 मंथ्स मिलना चाहिए। फर्स्ट अमाउंट शुड बी सर्टन, एंड सेकेंड इट शुड हैव अ मैच्योरिटी डेट ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, विद इन 3 महीना होना चाहिए। क्लियर विद दिस? हाँ 90 डेज की अगर 3 महीने के अंदर है तो हम उसको बोलेंगे कि ये कैश इक्विवेलेंट है। इफ उससे ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो इट इज नॉट कैश इक्विवेलेंट। फिर अपना ऊपर वाले में आएगा कहां पे पैसा लगाया करके। क्लियर है? अगर इन्वेस्टमेंट में अपने पैसा लगाया और वो अगर मान लो 6 महीने का है, टाइम लगता है तो इन्वेस्टिंग में आ जाएगा। अदरवाइज 3 महीने वाला है तो वो कहां पे आएगा? कैश इक्विवेलेंट में आएगा। अच्छा
और म्यूचुअल फंड की बात करें तो एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो तुम ज्यादा एसएफएम पढ़े हो तो तुमको ज्यादा पता रहेगा, बट स्टिल ओपन एंडेड में मैं कभी भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ। अच्छा, इट मींस मैच्योरिटीज एट द ऑप्शन और डिस्क्रिशन ऑफ इन्वेस्टर। क्लोज एंडेड इसको लॉकिंग पीरियड है। देयर इज डेट विच इज स्पेसिफाइड एज टू किस दिन मैच्योरिटी होएगा। अगेन म्यूचुअल फंड या तो इक्विटी ओरिएंटेड रहेगा या तो डेट ओरिएंटेड। क्लोज एंडेड इस पे मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, और ओपन एंडेड में तो हमसे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कंपनी से बाय सेल करती है। अच्छा, मैं अब एक बाइफरकेशन बोलता हूँ, वो सुनना। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओपन एंडेड या तो क्लोज एंडेड। इन ओपन एंडेड देयर आर टू ऑप्शंस, इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड। अगेन क्लोज एंडेड में भी इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड। अच्छा, अगर ऑप्शन मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी ओरिएंटेड में है तो कैश इक्विवेलेंट में कभी भी नहीं आएगा, बिकॉज अमाउंट इज नॉट सर्टन। तो उसके लिए फिर वो देख लेगा कि 3 महीने वाला वगैरह वो है भी नहीं, तो वो देखने का भी नहीं वैसे। तो व्हेन आई से डेट ओरिएंटेड देन यू कैन चेक। नाउ आई विल से इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ओपन एंडेड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में 2 पार्ट, डेट ओरिएंटेड इक्विटी ओरिएंटेड। क्लोज एंडेड में 2 पार्ट, डेट ओरिएंटेड इक्विटी ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड वाला फिक्स हो गया कि वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट डेट। डेट म्यूचुअल फंड है, ओपन एंडेड है, और अपना ये है म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड और डेट ओरिएंटेड। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर, तो वो तो होना चाहिए ना। अमाउंट इज नोन, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा डेट ओरिएंटेड में। और दूसरा, मैं जब चाहूं तब पैसा निकाल सकता हूं, तो वो लिक्विड भी है। मैच्योरिटीज एट द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टर, तो कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। समझा जो मैंने बोला? अगर मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, वो डेट ओरिएंटेड है और वो ओपन एंडेड है, तो मेरे को जब चाहे मैं निकाल सकता हूँ ना पैसा। तो 3 महीने की तो बात ही नहीं थी, जब चाहूं तब निकाल सकता हूं। इफ इट इज क्लोज एंडेड then you need to check whether lock-in period is, मतलब मैच्योरिटी डेट जो है वो 3 महीने से ज्यादा की है या कम की है। जिस दिन आपने पैसा लगाया उस दिन से चेक करने का। अगर वो लॉक इन पीरियड 3 महीने से कम का है तो कैश इक्विवेलेंट, 3 महीने से ज्यादा का है तो हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। सपोज मैंने 5 साल के क्लोज एंड में पैसा लगाया, हाँ, और मेरा सपोज मैच्योरिटी 30 जून को है, हाँ, डजंट मैटर, और 31 मार्च को मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ कि मैं 3 महीने में मैच्योर हो जाएगा ये, तो कैश इक्विवेलेंट बताना चाहिए ऐसा नहीं। तो उस हिसाब से तो फिर डिबेंचर है, डिबेंचर इशू किया है, प्रेफरेंस इशू किया, अगर उसका मैच्योरिटी 1 महीने बाद आ रहा है मार्च, तो सारे फिर प्रेफरेंस डिबेंचर भी कैश इक्विवेलेंट में आ जाएंगे। डिबेंचर तूने 5 साल के लिए इशू किया है तो हाँ, इन्वेस्टमेंट किया है, सॉरी, यू मेड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर विच इज फॉर 5 years। मान ले एज ऑन 31 मार्च आई कैन से 1 महीने बाद रिडीम होने वाला है, तो डज दैट मीन वो कैश इक्विवेलेंट है? तो नहीं माना जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन देखा जाएगा कि उसका नेचर क्या है, जब उसका बॉर्न हुआ था तब से। 31 मार्च को डिसाइड नहीं होएगा। 31 मार्च को जो होता है ना, वो करंट ऑन करंट में देखा जाता है कि पैसा भी अगर देने का है, अगर आने वाले टाइम में, तो करंट ऑन करंट वो अब 31 मार्च से देखते हो, 12 महीने वाला वो जो है। जो होती है ना, जैसे मैं कोई एफडी 3 साल के लिए, हाँ, ऑप्शन होता है, मैं ट्रेड कर सकता हूं। दैट टू ऑप्शन नहीं, 3 साल के लिए बनाया था ना, तो इफ यू गेट अमाउंट इट वोंट बी सर्टन, देन यू विल गेट लेस अमाउंट। तो अमाउंट सर्टन थोड़ी है फिर कि जितना एफडी का अमाउंट है उतना थोड़ी वो देगा। अब तूने 1 लाख का एफडी बनाया, उसने बोला 5 साल बाद मान ले 1,50 मिलेगा, बीच में थोड़ी 1,50, तो अमाउंट शुड बी सर्टन और मैच्योरिटी शुड बी वैसा। तो इसका भी एक डायग्राम बना ही लेते हैं। ये मैंने इसलिए बताया कि अपना क्वेश्चन नंबर 1 करने का है करके।
लिखना ये ठीक है, तुम बोल रहे इसलिए मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो ठीक था, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। लिखते हैं हाँ। करी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये निश्चित किधर है? मेच्योरिटी डेट शैल बी स्पेसिफाइड और आई कैन से लॉक इन पीरियड विल बी देयर, आप कुछ भी लिख सकते हो उसके अंदर, आई सेड की मैच्योरिटी डेट शैल बी स्पेसिफाइड करके ऐसा। डेप्ट वाला यहाँ पे इसलिए होगा बिकॉज अमाउंट भी नोन रहेगा, और दूसरा कंडीशन आपका, अच्छा वो कंडीशन भी लिखा देते कि कैश इक्विवेलेंट कब माना जाएगा करके, ये लिखने के बाद। अच्छा तो ये लिखा पे था, क्या बाकी है? फर्स्ट क्या रहेगा, कैश इक्विवेलेंट मीन्स, नेक्स्ट लाइन पे पहला कंडीशन लिखोगे, इट इज हाईली लिक्विड। इट इज हाईली लिक्विड, दैट इज maturity date is within 3 months, from date of acquisition. Maturity date is within 3 months from date of acquisition. वो डेट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ बैलेंस शीट नहीं है, तो डेट ऑफ चाहिए तो बैलेंस शीट वो लिख के कट भी कर सकते हो, वो बैलेंस शीट लिख के वहां पे, वो बैलेंस शीट डेट को नहीं देखना है, बिकॉज कुछ सिक्योरिटीज ऐसी रहेंगी जो आपको 1 महीने बाद ऐसा दिखेगा कि मैच्योर हो रही है, बट आपको देखना है कि जिस दिन असेट खरीदा था तब से वो 3 महीना देखना है। एंड सेकेंड, अमाउंट इज नोन।
if security is liquidated. और इवन वी कैन से देयर इज नो मेजर फ्लक्चुएशन एज टू जो अमाउंट था उसमें वैसा. अच्छा ठीक है. बेस्ड ऑन दिस नाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. जरा देख लेते हैं क्वेश्चन 1. अच्छा देखते हैं ना. अभी अपने को क्लासिफिकेशन करना है कौन सा चीज करंट है कौन सा चीज नॉन करंट है करके. क्वेश्चन नंबर 1 पे आते. एक चीज और मेरे को एक्सप्लेन करने का था बट वो ठीक है इसके साथ ही कर देते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट करके उसके बारे में बताने का था बट चलो पहले इतना जो अपने को समझता है वो करते जाते हैं. लेट्स रीड क्वेश्चन 1. देखते क्या क्या लिखा गया है इसके अंदर. तो क्वेश्चन 1 में लिखा है कंपनी हैज प्रोवाइडेड यू the following information regarding the various assets held by company on 31st March 2017. Find out which of the following item will be a part of cash and cash equivalent for the purpose of preparation of cash flow statement. एक लाइन को खाली अंडरलाइन करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ये ढूंढना है अपने को कि कौन सा चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है और कौन सा चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है. तो ठीक है बस आप बताते जाओगे कि कौन सा चीज कैश इक्विवेलेंट है करके. तो वहां पे ही आंसर लिख देना अपने को खाली कैश इक्विवेलेंट है या फिर नो वैसा. तो ऐसा लिखना है तो खाली यस रहेगा मतलब वो है या तो नो मतलब वो नहीं है. तो जैसे आपको या तो सीई लिख के टिक करने का या तो सीई लिख के क्रॉस करने का जो आपको मेथड कंफर्टेबल लगता है. अच्छा पहला आप ही मेरे को बताना. पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स 5% है. अच्छा व्हेन आई से ओपन एंडेड व्हाट डज दैट मीन. इट इज एट माय चॉइस आगे. और गवर्नमेंट बॉन्ड जब रहता है तो उसमें पैसे का फ्लक्चुएशन होगा क्या ज्यादा नहीं. मेन पर्पज वाज टू पार्क द एक्सेस फंड्स फॉर अ टेम्पररी पीरियड. तो सबसे पहला चीज क्या हाईली लिक्विड है. यस ओपन एंडेड. सेकंड अमाउंट भी फ्लक्चुएशन नहीं होगा वो नो नहीं रहेगा दैट इज इट इज कैश इक्विवेलेंट करके. तो ये है. अच्छा फर्स्ट के बाद पहले काम करते हैं. अभी एक बार 11th वाला पढ़ लो और मेरे को बताना क्या है करके. यूनिट्स इन म्यूचुअल फंड्स है. ओके ओपन एंडेड है. इससे कौन सा कंडीशन अपना ये होता है कि हाईली लिक्विड है. ऐसा व्हेन आई वांट आई कैन जस्ट गेट द मनी बट मेन पर्पज वाज टू रीप शॉर्ट टर्म गेन्स बाय लिवरेजिंग द डीप इन द कैपिटल मार्केट. तो पैसा लगाने का ये था कि कैपिटल मार्केट में कुछ डीप वगैरह होगा तो उस हिसाब से अपने को फायदा होगा. वो लिवरेज करके हम कमाएंगे पैसा मार्केट चेंज के हिसाब से. अब इसमें पैसा जो मिलने वाला है वो सर्टन रहेगा क्या. फ्लक्चुएट होएगा. तो फ्लक्चुएट होएगा तो ये क्या होएगा नहीं. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो इट इज नॉट कैश इक्विवेलेंट. अच्छा हम कौन से ईयर पे है वो भी देख लेना जरा. हमारा बैलेंस शीट डेट कौन सा है जरा. इंडिविजुअल्स हाउ डज दैट मैटर. वो अपने को मैटर भी करता है क्या नहीं करता बट फिर भी मैंने बता दिया कि मार्च 17 है. सेकंड पढ़ते फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई. चलो तो अमाउंट तो सर्टन है बट पहला कंडीशन 3 महीना है क्या तो 3 इयर्स का मेच्योरिटी है. तो 3 इयर्स का मेच्योरिटी मतलब नहीं तो नॉट कैश इक्विवेलेंट. फोर्थ फिक्स डिपॉजिट विद एचडीएफसी कोई भी बैंक हो 10% है. ओरिजिनल टर्म वॉज फॉर 2 इयर्स बट आगे लिखा है बट ड्यू फॉर मेच्योरिटी ऑन 30th जून 2017. हम बैलेंस शीट में मार्च पे है तो मार्च से गिनेगा तो मैं अप्रैल में जून 3 महीने लेकिन वो गिनने का ही नहीं है. सिक्योरिटी जब था तब से वो क्या था ओरिजिनली वो इट वाज नॉट अ कैश इक्विवेलेंट. तो वो नहीं है कैश इक्विवेलेंट. अच्छा देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड. तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आप पढ़ते हो फोर्थ वाला. द रिडम्पशन ड्यू इज ऑन दिस. अच्छा इसमें हम सीधा ऐसा रिडम्पशन इज ड्यू ऑन कब लिखा है 30th अप्रैल 17. इसमें खाली मैं एक ऐसा आंसर दे सकता हूं कि कैश इक्विवेलेंट इफ परचेज्ड आफ्टर 1st Feb. अगर मैंने 1st Feb को खरीदा है तो जिस दिन मैंने एक्वायर किया था
उस दिन से वो 3 महीने के अंदर आएगा। तो आप लिख सकते हो कैश इक्विवेलेंट ओनली इफ परचेस्ड आफ्टर 1st Feb 2017। तो 90 डेज का मैच्योरिटी हो जाता है उसका वैसा डेट। बड़े आगे। अच्छा, आफ्टर दैट मैं क्या बोलता हूँ, बैंक कैश अपना है ना, इस बैंक में रहे, किस बैंक में भी रहे, किधर भी रहे, कैश तो कैश होएगा। तो कैश एट वेरियस बैंक्स, कैश एट वेरियस बैंक्स में ऑल ब्रांचेस इन इंडिया हो, या तो ऑल इंटरनेशनल ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स, या तो फॉरेन बैंक हो, कोई भी बैंक हो, कैश अगर बैंक में है मतलब वो क्या है, कैश इक्विवेलेंट है। तो उसमें कुछ ये नहीं रहेगा, तो वो कैश ही माना जाएगा, उसमें कुछ सोचना नहीं रहेगा अपने को। तो 5, 6 एंड 7 ये सारा क्या आ जाएगा, कैश इक्विवेलेंट। 8th वाला, बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ SBI फोर्ट, टेम्पररी ओवरड्राफ्ट विच इज पेएबल ऑन डिमांड। हाँ, कैश इक्विवेलेंट ना, निगेटिव है वो देना पड़ेगा करके। लास्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। इट इज नॉट ओवरड्राफ्ट, वी हैव अ फैसिलिटी। अपने पास क्रेडिट कार्ड है 2 लाख का, उसमें लिमिट है, यूज नहीं किया तो अभी तक तो यूज नहीं किया है, लिमिट दिया गया, तो लिमिट मतलब ये नहीं आएगा, वो लिमिट खाली दिए उन्होंने, हम लोग ने अभी तक यूटिलाइज नहीं किए। द डे वी यूटिलाइज, तो जितना वो यूटिलाइज किया है वो आएगा इक्विवेलेंट में, तो अभी कुछ यूटिलाइज नहीं किया है, मैक्सिमम परमिसिबल ये लिमिट है खाली, तो आई कैन से दैट इट इज ओनली लिमिट, तो वो कहीं पे भी नहीं आएगा। वैन ऐसे आपको क्रेडिट कार्ड का 2 लाख का लिमिट मिला है, आपने यूटिलाइज नहीं किया, तो 2 लाख किधर बताते हो क्या, बैलेंस शीट में नहीं बताते। अगर आपने यूटिलाइज किया 1 लाख का और वो नहीं देना, पैसा बाकी रहेगा, तो वो 1 लाख आएगा जो आपने यूटिलाइज किया है। बैंक हैज ओनली प्रोवाइडेड अस द लिमिट कि आप चाहो तो हमारी बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हो इतने रुपए का, हमने अभी तक लिया ही नहीं है वो लिमिट, तो फिर हमारे बैलेंस शीट में भी किधर भी नहीं दिखेगा। ठीक है, वैसे तो बैंक ओवरड्राफ्ट का यहाँ पे काम खत्म होता है, और वैसे डिटेल गाइडेंस दिया गया स्टैंडर्ड के अंदर, एस में कभी गाइडेंस नहीं दिया गया था, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट को लेके यहाँ पे गाइडेंस दे दिया। मैं खाली एक बार समझा देता हूँ, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है एज सच। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें ना, तो वो 2 चीजों के लिए हो सकता है, या तो फॉर फाइनेंसिंग, या तो फॉर कैश मैनेजमेंट। नॉट कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, ये समझा देता हूँ ये क्या है करके। बैंक ओवरड्राफ्ट कैन बी फॉर 2 पर्पसेस, फर्स्ट इज फॉर फाइनेंसिंग एंड द सेकंड वन इज फॉर कैश मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, मान लो मैंने बैंक ओडी इसलिए लेके रखा है बिकॉज मेरा बिजनेस ऐसा होता है कि कुछ सीजन में बहुत अच्छा चलता है, कभी कभी नहीं चलता करके, और कभी कभी मेरे को ये भी डर होता है कि मान लो कस्टमर को मैंने चेक इशू कर दिया थोड़ा ज्यादा अमाउंट का, जितना अकाउंट में है नहीं, तो बाउंस नहीं होना चाहिए, तो एक लिमिट है जो लेके रखी है। तो बैंक ओडी हमेशा स्टेबल रहता है या कम ज्यादा होते रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते रहता है, कभी बैंक ओडी होता है कभी नहीं होता, तो वो बैंक ओडी टेम्पररी है, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा आपका कैश इक्विवेलेंट। लेकिन मान लो आपने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज किया और उससे कोई एक ऐसा एसेट खरीदा जो अपने बिजनेस में यूज होता है, जैसे लैपटॉप मान लो, कैमरा मान लो, कोई भी चीज खरीदा, प्रोजेक्टर वगैरह, अब आप वो एसेट यूज करो और अभी आप वो पे ही नहीं कर रहे, वो फाइनेंस के लिए एज ए लोन खरीद, मतलब ये किया था आपने, उस फैसिलिटी को यूटिलाइज किया है, बैंक ओडी आपने लिया है, उससे कोई एसेट खरीदा और वो ओडी अभी वैसे ही चलता रहेगा करके, तो इस केस में आप उसको लॉन्ग टर्म में अभी वो रीपे नहीं करने वाले हो, तो वो क्या आ जाएगा, नॉट कैश इक्विवेलेंट। वैसे मेजरली हमेशा यही रहेगा, बट मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेकन फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी और आई कैन से फॉर फाइनेंसिंग पर्पस, तो उस केस पे हम लोग उस फाइनेंस मतलब एक लोन तरीके का लिया है, तो लोन लिया तो रीपे नहीं होगा लॉन्ग टर्म तक,
तो इसलिए फिर उस केस में वो क्या आ जाएगा आपका नॉट कैश इक्विवेलेंट करके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेसिफाई किया गया था इट इज जस्ट फॉर टेम्पररी पीरियड, मतलब वो टेम्पररी ओवरड्राफ्ट था। अच्छा बड़े आगे अच्छा इसके बाद ओनली 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट एज फार एज माय नॉलेज गोज, विच इज क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 10। देखना जरा, बराबर दूसरे सारे हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे मैंने मार्किंग करा दिया था, और अगर अभी मैं आपको बोलता हूं कि डायरेक्ट मेथड से बनाओ तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा क्या वो बनाने का। सीधा वो जो ऑपरेटिंग में लिखा है वो उसमें लिख देने का, जो फाइनेंसिंग का मार्किंग है वो फाइनेंसिंग में लिख देने का। तुम बोलो तुम लिखा दे सोल्यूशन या तो ठीक है, वो मतलब एकदम मैनेजेबल है, या तो मॉड्यूल पे देख लोगे तो समझ में आ जाएगा करके कि वो क्या है करके कभी। अच्छा ना, ओनली 2 क्वेश्चन आर लेफ्ट, जिसमें से 8 काफी इजी है, 8वां वाला, और अच्छा ना 10th वाला। 8th वाले के लिए अच्छा पहले चलो एक समझा देता हूँ, फिर वो मॉड्यूल में देखते चाहिए तो उसके लिए सोल्यूशन के लिए, बट पहले समझा देता हूँ, सुनना। और पढ़ते क्वेश्चन को, ऐसा पढ़ते चलो, वहां पे क्या लिखा है। एन एंटिटी हैज अ बैंक बैलेंस फॉर अ फॉरेन करेंसी एग्रीगेटिंग टू USD 100 equivalent to 4,500, presuming no other transaction taking place, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। The entity reported a profit before tax of 100 on account of, क्या लिखा है, exchange gain on the bank balance in foreign currency। अच्छा आपको समझता है मतलब इसमें क्या हुआ है करके। ये एक्सचेंज रेट होता है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, तो जब मैं इंडियन का बताता हूँ मतलब रुपीस में यहाँ पे, तो वो जो डॉलर्स को मैंने कन्वर्ट किया रुपीस में, तो पहले वो कितना आ रहा था, 4,500 आ रहा था, बट साल खत्म हुआ फिर मैंने वापस वो देखा तो एक्चुअली 4,500 की जगह पे अभी कितना दिख रहा है, 4,600 दिख रहा है। कि $1 का मान लो पहले वैल्यू रहेगा कुछ 45, नाउ इट बिकेम 46, सो फॉर मी इट इज अ गेन कि वो वैल्यू बढ़ गया करके। इफ आई विड्रॉ नाउ तो आई विल गेट 4,600, मैं विड्रॉ नहीं कर रहा हूँ बट बैंक में है मेरे। अब ये 4,500 जो बैंक में है पैसा, वो कैश इक्विवेलेंट में आता है। अब मुझे बताओ 4,500 से 4,600 हुआ तो एक्चुअल में पैसा आया या नहीं आया, कैश नहीं आया, देयर इज नो एक्चुअल कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, बट वी डू रिकॉर्ड दैट 100 रुपीज इन P&L अकाउंट एज गेन, कि गेन फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज करके एज 100 रुपीज आपका रिकॉर्ड होता है। अब अगर मैं कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो पहले वो 4,500 था, अब एक रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा, कैश आया नहीं बट एक रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा कि 100 का वो गेन है और कितना देखेगा 4,600। जरा देख लेना वो आपको जो PDF प्रोवाइड किया गया उसमें। क्वेश्चन नंबर 9 पे आना, वहां पे वो 8 का 9 वैसा हो गया, वो जरा 9 पे आना। क्वेश्चन नंबर 9 इन मॉड्यूल वो आपका मिला। लेट्स नॉट रीड द क्वेश्चन पूरा वही है। फॉर द पर्पज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो द एंटिटी शैल प्रेजेंट द फॉलोइंग। देखो प्रेजेंट कैसे होएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहेगा 100, क्यों 100 रहेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर ट्रांजैक्शन, तो यही प्रॉफिट है जो P&L के क्रेडिट में दिखता रहेगा। बट अगर मैं बोलता हूं तो ये क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है क्या आपका, और एक्चुअली में ये तो नॉन कैश है, तो नॉन कैश है तो हटा दिया जाएगा। तो देखो वहां पे क्या किया है, लेस अनरियलाइज्ड एक्सचेंज गेन 100, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग ले लो गया।
वैसे अगर दूसरा कुछ ट्रांजेक्शन होता तो वो अमाउंट दिखता था, बट वो आपको वो खाली एक ही प्रेजेंट करना मिला नहीं अभी तक। तो आंसर क्या हो गया? नील। द रीजन देयर इज नो अदर ट्रांजेक्शन इसके अलावा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग भी कुछ नहीं है, फाइनेंसिंग भी नहीं है, नेट इंक्रीज इन कैश भी आपका वो नील आ रहा है। और बाद में लास्ट में ऐड ओपनिंग बैंक ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 4500 एंड देन आगे देखो क्या लिखा है, कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना है? 4500, बिकॉज कुछ इनफ्लो आउटफ्लो नहीं है। बट जब भी ऐसा कुछ फॉरेन एक्सचेंज वाला चीज होता है ना, तो एक रिकंसिलिएशन दिया जाता है, अदरवाइज क्या मैच नहीं होएगा। बैलेंस शीट में देखेंगे तो दिखेगा 4600 और कैश फ्लो में 4500 दिख रहा है। तो जस्ट टू शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर को अंडरस्टैंडिंग हो तो एक रिकंसिलिएशन दिया जाता है। तो वो है देखो रिकंसिलिएशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कि भाई 4500 थे एंड ऐड अनरियलाइज्ड गेन, जिससे कैश इक्विवेलेंट जो बैलेंस शीट से मैच करेगा वो 4600 हो गया। मतलब बोलने का एक ही मतलब है, जब भी ऐसा फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस आएगा तो एक चीज है उसका एक इफेक्ट आएगा कि वो अपना ऑपरेटिंग वाले में से उसको हटाने का, बिकॉज इट इज नॉन कैश, और दूसरा जो रिकंसिलिएशन दे देने का, ओपनिंग में उसको ऐड या लेस कर देने का गेन या लॉस के हिसाब से, और बैलेंस शीट के हिसाब से फिर वो मैच कराने के लिए, बिकॉज एक्चुअल में तो कैश आया गया नहीं है, तो कहीं पे भी उसमें नहीं दिख रहा है ऑपरेटिंग में वगैरह। सो इट इज जस्ट वन डिस्क्लोजर विच इज देयर। तो अगेन दैट एंटायर फॉर्मेट उसको लिखने का जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट एज टू रेफर क्वेश्चन 9 ऑफ स्टडी मटेरियल, और लिखने का तो सेम लिखाएगा मैं, तो मतलब जो चीज है वैसा ही कि इट इज जस्ट गिवन फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन ऐसा इतना छोटा सा, अगर पूछेंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें इनकॉर्पोरेट कर देंगे, तो उसमें उसका इफेक्ट अपने को याद होना चाहिए कि अच्छा अगर वो लॉस होता तो आपको पता है वो रिवर्स इफेक्ट होता, ये गेन है तो वो हटाया है गेन है करके, लॉस होता तो लॉस ब्रैकेट में होता, फिर उस लॉस को हटाते और नील ही आता आंसर। बिकॉज मैंने इंडेक्स 8 नहीं करा है तो वो मैं बोल नहीं रहा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं उसका वो इफेक्ट के लिए कि क्या प्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव वो सारा चीज है, तो उधर देखा जाएगा, लेकिन कैश फ्लो में उसका असर नहीं पड़ेगा। अच्छा ये हो गया है। देन एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 विच इज राइट नाउ इट इज नॉट देयर इन मॉड्यूल, पहले कभी था तो बट फिर भी अभी है तो उसको कर लेते हैं। अच्छा ये क्या दिख रहा है, वो पूरा स्टेटमेंट दिख रहा है। देयर आर फ्यू अदर क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस कैन डू, मतलब दूसरे क्वेश्चन, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि मैं उसके ऊपर अभी तुम लोग को बड़ा क्वेश्चन कराऊं, करके कराना है तो कर सकते हैं। रिविजन ऑफ IPCC लाइक एक बड़ा सा क्वेश्चन, इफ यू वांट लाइक वी कैन सिलेक्ट एंड डू दैट, बट देयर इज नो नीड वैसा। 10वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला क्वेश्चन है बट वो ठीक है, देख लेते हैं क्या है करके। कंपनी A acquires 70% of equity stake in company B on July 2020x1. Consideration paid for this transaction is as below. There are two companies, I can say एक कंपनी A है, एक कंपनी B है। अच्छा कंपनी ए और बी की बात करें तो यहाँ पे ऐसा है कि कंपनी ट्रांजैक्शन कैश कंसीडरेशन ऑफ रुपीस क्या लिखा है 15 लाख, तो किसने दिया है ये ए ने दिया रहेगा 15 लाख रुपया। फिर 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैविंग फीस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच एंड फेयर वैल्यू ऑफ 15। मुझे बताओ इस इक्विटी शेयर के इशू का कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ काम है क्या? नहीं, इट इज नॉन कैश। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दोज एलिमेंट्स विच आर कैश एलिमेंट्स। अच्छा ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो बोला है बी लिमिटेड हैज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बोला गया है 2 लाख
50,000 बराबर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ऑन अक्टूबर 10 2012 मतलब कितने कुछ दिनों बाद, 2-3 जुलाई ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, कुछ 3 महीने बाद वापस हमने खरीदा। कितना स्टेक खरीदा? 10% स्टेक इन द कंपनी बी फॉर कैश कंसिडरेशन फॉर ₹8 लाख। एडवाइज हाउ द ट्रांजैक्शन विल बी डिस्क्लोज्ड और प्रेजेंटेड इन कैश फ्लो करके। So now the case comes is of SFS and CFS because when you acquire control तो वो क्या बन जाता है आपका? CFS वाला पार्ट बन जाता है, वो होल्डिंग सब्सिडरी वाला। अच्छा पहले मैं SFS की बात करता हूँ। मुझे ये बताना, अगर मैं SFS की बात करता हूँ A के, तो ये कहाँ पे आएगा पैसा? पहले यहाँ से कितना रुपया गया है? 15 लाख। तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, तो 15 लाख आपका कहाँ पे दिखेगा? इन्वेस्टिंग में। इसमें कोई डाउट है? नहीं। अच्छा उसके बाद वापस एक इन्वेस्टमेंट किए 70% का जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वापस 10% का है वो 8 लाख रुपया दिया है। ये मैं आपको अच्छे से लिखा दूंगा, अभी खाली सुनते जाना। तो ये भी कहाँ पे जाएगा? इन्वेस्टिंग। वी हैव इन्वेस्टेड इन दैट कंपनी। अच्छा अब मुझे ये बताना, ये जो 15 लाख रुपया है ये कंपनी को मिलेगा या शेयर होल्डर को मिलेगा? कैसे कंपनी को मिलेगा? समझो, इट इज नॉट फ्रेश इशू। आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, उससे पैसा कंपनी को नहीं मिलता, उसका जो अर्लियर शेयर होल्डर था उसको मिलता है। मार्केट में से इट इज़ नॉट फ्रेश इशू ना, मतलब शेयर्स बढ़ कम नहीं रहे, इसके अगर 100 शेयर है तो ऑब्वियसली वो शेयर होल्डर के पास रहेंगे। तो क्या मैं ये बोल रहा हूँ इधर से 15 लाख गया मतलब इधर पैसा आया, ये जरूरी नहीं है। पैसा गया शेयर होल्डर के पास, ये चीज समझता है? अच्छा तो व्हेन ए हैज इन्वेस्टेड, तो आप ये मत सोचो इस 15 लाख का इफेक्ट बी पे, बी क्या करेगा? बी के पास आएगा ही नहीं ना, 15 लाख का इफेक्ट आएगा ना 8 लाख का इफेक्ट आएगा, बिकॉज बी के लिए खाली पहले कोई और शेयर होल्डर था, अभी कोई और बन गया है, उसके बैलेंस शीट में कुछ आया गया नहीं है। सो फॉर बी इफ आई टॉक अबाउट एसएफएस में, नो इफेक्ट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। द ओनली थिंग इज ओनरशिप हैज चेंज्ड, या तो शेयर होल्डर्स का जो पर्सन थे वो चेंज हो गया, पहले कोई और था अभी ए बन गया है। फॉर ए आई कैन से दैट देयर इज आउटफ्लो, ए हैज पेड 15 लाख एंड 8 लाख। ये कहां पे मैं बात कर रहा हूं? एसएफएस। अब क्या बनेगा? एक सीएफएस। अगर मैं इस दिन के सीएफएस की बात करता हूं तो इस दिन के सीएफएस में क्या इफेक्ट आएगा? सीएफएस मतलब ए प्लस बी, तो इधर क्या आएगा कैश फ्लो में? As on the date of acquisition, what will be the entry? It is like date of acquisition है ये वाला, और ये post acquisition का बात है, वापस कुछ खरीदा है। मुझे बताओ ए और बी में अगर हम बात करेंगे तो ए से पैसा गया है क्या? बी के पास आया है क्या? नहीं। तो ए का 15 गया, ये पक्का है। अच्छा लेकिन अब बी का जो कैश उसका खुद का था वो भी अभी ए का हो गया। द रीजन व्हेन आई कंसोलिडेट, आपको याद है हम फुल कंसोलिडेशन करते हैं, विल यू टेक 2,50,000 का 70% या पूरा 2,50,000? पूरा 250। आपको याद रहेगा, इसलिए तो एनसीआई क्रिएट होता है। यू गो फॉर फुल कंसोलिडेशन बिकॉज आपका पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर। कुछ सीएफएस याद आता है वो चीज, कंसोलिडेशन वाला पार्ट। तो अब एक्चुअल में जो नेट कैश रहेगा ना आउटफ्लो, वो 15 लाख का नहीं रहेगा, 15 माइनस 250 का रहेगा। You paid 15 to shareholder and you got control over B Limited and B Limited was having cash of 250। तो नेट आपका आउटफ्लो कितने का आ गया? 12,50,000 का। समझता है ये? अब इधर क्या होगा वो देखते हैं। इधर का क्या होगा जो 10% के लिए पे किया वो?
पहले ये वाला पार्ट क्लियर है? When I invested in SFS तो कुछ सोचना ही नहीं, मेरा पैसा गया इन्वेस्ट किया, लेकिन अब मैं और ए और बी दोनों एक हो गए यहाँ पे। अब देखना ए और बी एक हो गए तो 70% मेरा होल्ड आ गया। जैसे 70% होल्ड आ गया तो 30% होल्ड नहीं आया, वो कहाँ पे आएगा? NCI। मुझे बताओ आप जब बाईबैक करते हो तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हो, तो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करते हो तो जो पैसा जाता है वो कहाँ पे आता है? फाइनेंसिंग में। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंसिंग में। वैसे ही ये NCI भी कहाँ पे आता है आपका? तो वो इक्विटी के पोर्शन में आता है। नाउ आपने क्या किया? 30% वालों में से 10% खरीदा। 70 ऑलरेडी था, 30% नहीं था, तो उसमें से 10 खरीदा। सो नाउ दैट पेमेंट टू NCI विल बी कंसिडर्ड इन CFS एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कि NCI को आपने पेमेंट किया। राइट नाउ इट इज नॉट देयर इन योर मॉड्यूल, बट पहले था करके क्वेश्चन। आपको उसका पूरा वो सोल्यूशन लिखा दूंगा ये करा के, बट मैं भी खाली समझा रहा हूं कि क्रक्स क्या है करके। वैसे तुमको सोचने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट यू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर A एंड B यू विल से दैट आपके पास कैश जो है वो A और B का है, और यहाँ पे 30% NCI है, उसमें से आप 10% खरीद रहे हो, तो उसके लिए आप जो पैसा दे रहे हो 8 लाख रुपया, तो NCI रिप्रेजेंट्स यूर इक्विटी वाला पोर्शन। जैसे आपका प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देते हो वो फिनेंसिंग में आता है, वैसे ही NCI है, तो उसके लिए भी जो 10% खरीदने के लिए जो पैसा दिया, इट इज योर ये वाला पोर्शन आपका फाइनेंसिंग वाला पोर्शन। सो दैट नोट विल बी गिवन टू यू एवरीथिंग। ये मैंने बस डायग्राम में समझाया आपको कि क्या है करके, एकदम पैराग्राफ में अच्छे से लिख के रहेगा जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। डन विद दिस स्टैंडर्ड, इसमें और कुछ है नहीं फिर ये।